लोगों के बीच आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री का क्लास जो मेडाइवल इंडिया चल रहा है, तो इससे पहले हमने आपके साथ मेडाइवल इंडिया का पार्ट फर्स्ट दिल्ली सल्तनत जो था उसको खत्म कर दिया। रीजनल स्टेट्स वगैरह जो थे उसके विषय में भी पढ़ाया था, कुछ प्रांतीय राज्यों के विषय में। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य आज मेडाइवल इंडिया का टॉपिक है। आइए मुगल साम्राज्य। आज मुगल साम्राज्य के नाम से तो आप लोग परिचित होंगे ही, और यह 1526 तक 1707, मैंने लिखा है 1526 से लेकर 1707, तो वास्तव में 1707 तक मुगल साम्राज्य जो था अपने पूर्ण गौरव एवं प्रतिष्ठा के साथ कायम रहा। 1707 के बाद आगे जो तिथि है, यद्यपि मुगल साम्राज्य का अस्तित्व आंशिक तौर पर 1857 के विद्रोह तक बना रहा, लेकिन मैंने यहाँ 1857 नहीं लिखा है। इसके पीछे रीजन यह है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यूं तो 1707 से लेकर 1857 तक मुगलों के वंश का ही व्यक्ति सम्राट बनता रहा, शासक बनता रहा, लेकिन जो नियंत्रण, जो स्वायत्ता और जो संप्रभुता औरंगजेब के समय दिखाई पड़ती है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी, और अंततः अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हुआ। यद्यपि अंग्रेजों ने 1803 में ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी सांकेतिक तौर पर मुगल वंश को बनाए रखा, चूंकि इसके पीछे उनके राजनीतिक निहितार्थ थे, राजनीतिक हित थे। चूंकि भारत की जनता मुगलों में को ही अपने शासक के रूप में देखती थी, और मुगलों के प्रति भारत की जनता का एक अपना सम्मान था, तो अंग्रेज इस ढोंग को बनाए रखे 1857 तक। 1857 के बाद मुगलों का सांकेतिक शासन भी समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ 1707 जो है वास्तव में 1526 से 1707 का पीरियड ही पूर्ण तौर पर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है, तो मुगल साम्राज्य, किसी भी साम्राज्य के संस्थापक का नाम जाना जाता है कि आखिर उस राजतंत्र में कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होता है जो किसी न किसी वंश या साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का भी संस्थापक था और उसका नाम था बाबर। संस्थापक था, उसका नाम था बाबर। बाबर के विषय में थोड़ा सा मैं आपको परिचय देना चाहता हूं। बाबर के विषय में कुछ व्यक्तिगत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और प्रश्न भी कभी कभी इससे पूछे जाते हैं सिविल सेवाओं में। सिविल सेवाओं में इससे प्रश्न यूपीएससी हो सकता है पूछता है रहा है, बीपीएससी वगैरह में तो अक्सरहा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात बाबर के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबर का जन्म ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना में हुआ था।
ट्रांसऑक्सियाना के फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। इसके जन्म का समय है 1480 ईस्वी। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुलतुक निगार। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुलतुक निगार। यह चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों के वंशजों का सम्मिश्रण था। अर्थात बाबर का रक्त जो था, बाबर के रक्त में चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों के वंशों का मिश्रण था। कहा जाता है कि बाबर ने जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम था चगताई। बाबर ने चगताई वंश की स्थापना की थी। तो आइए परिचय में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जन्म। बाबर का जन्म 1480, स्थान का नाम है फरगना। फरगना मध्य एशिया, वर्तमान में फरगना मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। माता का नाम था कुलतुक निगार, कुतलुग निगार, कुतलुग निगार। ठीक है। बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, ये फरगना का जागीरदार कहिए या फरगना एक मामूली छोटा सा कस्बा था, उसका ये शासक था। माता का नाम कुलतुक निगार था। बाबर चंगेज खां और तैमूर लंग, चंगेज खां और तैमूर लंग, इन दोनों का मिश्रण था। इन दोनों वंशों का मिश्रण था। चंगेज खां पता ही होगा, एक महान मंगोल सेनानायक, एक महान मंगोल शासक जिसने मध्य एशिया और यूरोप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसने समूचे विश्व को अपने विजय अभियानों से आतंकित कर दिया था। तो उस चंगेज खां का रक्त बाबर में था। कहा जाता है कि बाबर जो था वो मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मातृपक्ष चंगेज खां की ओर से, यानी बाबर का जो माता थी, मातृपक्ष माता थी, वो चंगेज खां की ओर से, तो 14वां। और पिता जो था उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर लंग, तैमूर लंग का पांचवां वंशज। माता थी वो चंगेज खां की ओर से 14वीं वंशज थी, और पिता था उमर शेख मिर्जा, जो बाबर का पिता था, वो तैमूर लंग की ओर से 5वां वंशज था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर चूंकि मध्य एशिया के दो महान सेना नायकों का रक्त उसमें था, परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिष्ठा काफी उच्च थी। बाबर ने अपने जीवन में या आने वाले समय में जो कार्य किए, उस कार्य ने भी से भी उसकी महानता प्रतीत होती है। लेकिन
बाबर का जीवन भी कठिनाइयों से भरपूर रहा। बाबर का जीवन भी कठिनाइयों से भरपूर रहा। तो आइए यहां से हम बाबर के एक शासक के रूप में, एक महान विजेता के रूप में बाबर की विकास यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू, 1494 14 वर्ष की आयु में